हेलो दोस्तों, एमपी टेट ग्रेड 3 सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि वर्ग 3 की डेट आ चुकी है 19 सितंबर। आज से लगभग 3 महीने आपके पास है और 3 महीने लगातार हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल से आपको एग्जाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित हो, मैथ से रिलेटेड हो, हिंदी से या संस्कृत से, ये सभी टॉपिक जो है आपको लगातार यहाँ से उपलब्ध कराए जाएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है और आज हम संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। संरक्षण या कंजर्वेशन दरअसल दो तरह से होता है, एक इन सिटू कंजर्वेशन एंड दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू एंड एक्स सिटू। तो इन सिटू का मतलब है स्वस्थानीय, जबकि एक्स सिटू का मतलब है बाह्यस्थानीय। स्वस्थानीय संरक्षण एवं बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय का तात्पर्य यह हुआ कि जो चीज यानी कि चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो वनस्पतियां, जो वन्य जीव या वनस्पतियां जिस स्थान पर हैं, अगर उसी स्थान पर उनका संरक्षण किया जाता है तो हम उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, और यदि उस स्थान से कहीं और ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है तो हम उसे बाह्यस्थानीय या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर उसको बारी बारी से हम उन पर चर्चा कर रहे होंगे। तो जैसे कि इन सिटू में सबसे पहले आपके दिमाग में जो बात आ रही होगी वो है नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। दूसरी बात जो दिमाग में आ रही होगी वो वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप जैव मंडल निचय भी कह सकते हैं, जैव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, और आप समझ सकते हैं इसे रामसर आर्द्रभूमियां हैं, वो भी इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण है। अब इन पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अभी केवल इनके नाम समझ लीजिए। अगर हम बाह्यस्थानीय के अंतर्गत पूछें कि बाह्यस्थानीय के अंतर्गत क्या आना चाहिए तो क्या आएगा, जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन या जू जिन्हें आप कहते हैं जू, तो जू समझ लीजिए। बायोलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, या फिर कोई जीन बैंक हो सकता है। इस तरह से यदि किसी वनस्पति, किसी जानवर या किसी जीन्स का अगर आप संरक्षण करना चाहते हैं, किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उनका संरक्षण करते हैं तो हम उसे बाह्यस्थानीय संरक्षण कहेंगे। तो इनको हम बारी बारी से थोड़ा समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें। तो जहां तक संरक्षण का सवाल है तो संरक्षण तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन ये जो पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो हम संरक्षण पढ़ रहे हैं वो दरअसल जैव विविधता का संरक्षण है, वन्य जीवों का संरक्षण है, वनस्पतियों का संरक्षण है। तो ये जैव विविधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द जो है वो आपको जान लेना चाहिए, वो हॉटस्पॉट या तप्त स्थल जिसे कहते हैं। तो हॉटस्पॉट कोई क्षेत्र कब हॉटस्पॉट कहलाएगा, इसका एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को आप समझ लीजिए। दो मापदंड है। पहला मापदंड ये है कि उस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजाति पाई जानी चाहिए। अब ये स्थानीय मतलब वो केवल वहीं पाई जाती हो, और संवहनीय का मतलब ये होता है कि वे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम नाम के जो संवहनीय ऊतक हैं वो अगर पाए जाते हैं। जाइलम का काम है जल का संवहन करना और फ्लोएम का काम है अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उनको ले जाना। तो जाइलम और फ्लोएम अगर किसी पौधे में है तो उनको हम संवहनीय पौधे कहते हैं,
और ऐसे संवहनी पौधों की 1500 से अधिक प्रजाति अगर किसी क्षेत्र में, स्थानीय प्रजाति अगर किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो हम ये मानेंगे कि हॉटस्पॉट होने के लिए एक मापदंड पूरा हुआ। दूसरा मापदंड ये है कि उस क्षेत्र की 70% से अधिक प्रजातियां संकट में हैं। कुल मिला के ये जो हॉटस्पॉट है, वह जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है वो संरक्षण के लिए इस्तेमाल हो रही है, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। तो जनरली होता ये है कि जहां पर जैव विविधता हो और वो संकट में हो, इसलिए हम उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हैं, तो फिर वहां पर संरक्षण की गतिविधियां जो है वो तीव्र हो जाती हैं। तो आप समझ लीजिए कि विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो विश्व में 34 हॉटस्पॉट हैं, और उन 34 में भारत में कितने हैं, तो भारत में 4। तो 34 विश्व में है और भारत में 4 हैं। अब ये 4 कौन कौन से हैं ये आप समझ लीजिए। तो विश्व के 34 तप्त स्थलों में से भारत में 4 स्थित हैं, जिसमें हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड यानी कि निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र। तो आप मैप में इसको समझ सकते हैं कि मैप में कहा ये क्षेत्र बैठेंगे। तो ये हिमालय का क्षेत्र हो गया, ये इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी घाट है, और यहाँ पर ये सुंडालैंड वाला क्षेत्र है। तो ये जो 4 हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों क्षेत्र जो हैं वो भारत में हॉटस्पॉट माने जाते हैं, यानी कि बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के क्षेत्र में तप्त स्थल। तो ये डाटा आपको याद रखना है कि 34 विश्व में है और जबकि भारत में 4 है। एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, अत्यधिक हॉटस्पॉट, यानी कि अत्यधिक तप्त स्थल, यानी कि बहुत ज्यादा जहां पर स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता हो उसको हम अत्यधिक तप्त स्थल कहते हैं। विश्व में ऐसे 8 स्थल हैं। तो हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में भारत में 104 हैं, और भारत का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट था। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। और अगर आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानना चाहें तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा क्षेत्र होगा, दरअसल एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन जारी करके तय किया जाता है, और यह नोटिफिकेशन जारी दरअसल केंद्र सरकार करती है, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में यह अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है। तो ये अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक कोर जोन होता है, एक बफर जोन होता है। कोर जोन का मतलब ये है कि उसमें संपूर्ण मानवीय गतिविधियां जो है वो प्रतिबंधित होती हैं, जबकि बफर जोन में अनुमति के साथ कुछ गतिविधियों की परमिशन कह सकते हैं कि होती है, लेकिन कोर जोन में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती हैं ऐसी गतिविधियां। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। और क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है लेह लद्दाख का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जबकि सबसे छोटा अंडमान निकोबार में दक्षिणी बटन नेशनल पार्क। सबसे ज्यादा अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश में है, 12 नेशनल पार्क हैं, जिसमें अगर हम टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें कि टाइगर प्रोजेक्ट भारत में 1973 में शुरू हुआ। आपको पता है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांखला माने जाते हैं, और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में भारत में शुरू हुआ। अभी तक हम मानते थे कि 50 टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में भारत में, जबकि 50वां जो है वो कामलांग अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है, कामलांग अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले एक न्यूज आई थी कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है, इसलिए वह 51वां टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है, माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। और ये तो हमने चर्चा कर ही ली है, इस सर्वाधिक नेशनल पार्क एमपी में है, और एमपी में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो कान्हा है,
1955 में, और वह सबसे बड़ा भी है एमपी का, 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और कान्हा ही मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 6 टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। इन सभी के बारे में हम डिटेल से और चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त जानकारी जो है आप ये समझ लीजिए कि नेशनल पार्क से संबंधित ये कुछ फैक्ट जो है वो आपको जानने आवश्यक है। खासतौर पे अगर आप एमपी टेट ग्रेड 3 की परीक्षा दे रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि और भी जो फैक्ट है उन्हें पीडीएफ के माध्यम से, इमेज के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आप तक पहुंचाएं। या तो हम इन सभी फैक्ट्स को इसी चैनल के माध्यम से, या हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टा पेज है, उसके माध्यम से हम अधिकतम फैक्ट जो है वो चाहे हमारे किसी भी लेक्चर से संबंधित हो वो आप तक पहुंचा दिए जाए। तो इन सीटू कंजर्वेशन में एक शब्द और मैंने जो लिखा था वो लिखा था रामसर आर्द्रभूमियां। तो पहली चीज तो यह आर्द्रभूमियां क्या है? तो आर्द्रभूमि का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई भी जल, चाहे वो बहता हुआ हो, रुका हुआ हो, खारा हो, मीठा हो, स्वच्छ हो, जैसा भी, अगर वह 6 मीटर से कम गहराई है तो वह आर्द्रभूमि मानी जाएगी। अब रामसर क्या है? तो पहली चीज तो यह है कि आर्द्रभूमियां पर्यावरण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होती हैं और जैव विविधता की वृद्धि के लिए भी काफी योगदान इनका होता है। जैसे जब आर्द्रभूमियां संकट में आ गई तो फिर रामसर में एक सम्मेलन हुआ आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। अब ये सम्मेलन रामसर में क्यों हुआ? तो रामसर में इसलिए हुआ क्योंकि वहां कैस्पियन सागर करके एक जगह है, झील है, उसके किनारे रामसर एक शहर है जो ईरान का एक शहर है। तो रामसर वह जगह है जो कि कैस्पियन सागर की से लगी हुई है, यानी कैस्पियन सागर भी एक आर्द्रभूमि है। इसलिए रामसर में यह सम्मेलन हो रहा है 2 फरवरी 1971 में। तो रामसर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ जो कि 2 फरवरी 1971 में हुआ और कहा गया कि हम आर्द्रभूमियों का संरक्षण करेंगे। तो फिर भारत में या अन्य देशों में जो भी इस तरह की आर्द्रभूमियां थी उनको नोटिफाई किया गया। तो वर्तमान में भारत में 27 आर्द्रभूमियां हैं। 27 भी जो है वो है सुंदरवन लेटेस्ट आर्द्रभूमि या वेटलैंड है। 2 फरवरी को यह रामसर समझौता हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को क्यों माना जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में यह समझौता हुआ था कि हमें आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। तो भारत में वर्तमान में 27 आर्द्रभूमियां हैं। मतलब आर्द्रभूमियां तो बहुत सी हैं, लेकिन जो रामसर साइट्स में नोटिफाई हैं वो 27 हैं। 27 रामसर आर्द्रभूमियां हैं, जिसमें से 27 की सुंदरवन है। इन 27 में मध्य प्रदेश में एक ही आर्द्रभूमि है जो कि है भोज। भोपाल में जो भोज ताल है या भोज झील है, जो बड़ी झील है, वह मध्य प्रदेश की एकमात्र रामसर साइट है। तो यहाँ पर रामसर आर्द्रभूमि में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। आर्द्रभूमि का मतलब यह है कि वह जल जो कि 6 मीटर से कम गहरा है वह आर्द्रभूमि कहला जाएगी। और यदि वह रामसर आर्द्रभूमि है तो कितनी है? वो 27 है। और मध्य प्रदेश में एक है, 27 भी सुंदरवन है। ठीक है। एक अन्य शब्द जो था जो इन सीटू कंजर्वेशन में था वह था जैव मंडल निचय यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 10 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में इन 18 में से 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि इसी क्रम में है। पहला पचमढ़ी, दूसरा अचानक मार अमरकंटक और तीसरा पन्ना। अब आप कहेंगे अचानक मार ये सब तो नहीं सुना मध्य प्रदेश में कभी। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अचानक मार क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आता है, जबकि अमरकंटक का क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये 3 जैव मंडल निचय या बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। पचमढ़ी, अचानक मार, अमरकंटक और पन्ना। इनमें से ये 2 में स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दोनों ही यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। तो कुल मिला के इन सीटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क, रामसर आर्द्रभूमियां,
जैव मंडल निचय और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, केवल ये समझिए कि वन्य जीव अभ्यारण्य की अधिसूचना जो है राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, और उनके नाम तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत ज्यादा है। कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जो होंगे, जैसे कि जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होंगे, उनको हम अलग से पढ़ रहे होंगे। ऐसे 8 प्राकृतिक स्थल हैं जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, उन 8 को हम अलग अलग पढ़ रहे होंगे कि आखिर उनकी विशेषता क्या है, और हम कोशिश करेंगे कि उनके अलावा भी जो नेशनल पार्क महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सब हम आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। तो आज की क्लास से संबंधित और भी जो फैक्चुअल जानकारी है वो सब हम हमारे इंस्टा पेज और फेसबुक पेज के माध्यम से आपको उपलब्ध करा देंगे। आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से संबंधित क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।